हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय सैनिकों द्वारा चलाए गए प्रमुख ऑपरेशन, जिससे कि आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड कई ऑपरेशन चलाए गए, जैसे ऑपरेशन नमस्ते, वंदे भारत और इसी तरह के 3-4 ऑपरेशन चलाए गए हैं करंट में। और उसके अलावा भी जो भी ऑपरेशन पहले भी चलाए जा चुके हैं भारतीय सैनिकों के द्वारा, चाहे वो किसी आतंकवादियों को लेकर हो या किसी राज्य के लिए स्पेशल। तो चलिए उसके बारे में देखेंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं, पहला ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन वनीला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में चलाया गया और ये आपके आने वाले क्वेश्चन में देखने को जरूर मिलेगा। तो ऑपरेशन वनीला किससे संबंधित? देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में मेडागास्कर क्या है, एक द्वीप है, ठीक है। मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की सहायता व राहत उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन, जिसे वनीला नाम दिया गया। देखिए, क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाएगा, ऑपरेशन वनीला किसके लिए चलाया गया? तो मेडागास्कर के लिए। किस ऑपरेशन? देखिए, मेडागास्कर किससे प्रभावित था? तो चक्रवात से। कौन सा चक्रवात का क्या नाम था? डायने। कौन सा चक्रवात था? डायने, ठीक। तो ये क्वेश्चन इससे बनेंगे। और देखिए, डायने चक्रवात कहाँ से उठा है? तो देखिए, डायने चक्रवात जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका उद्भव कहाँ? दक्षिणी हिंद महासागर से हुआ है, ठीक। दक्षिणी हिंद महासागर से। तो पूछा जा सकता है कि किस ऑपरेशन के लिए वनीला चलाएगा? तो मेडागास्कर में आए हुए जो चक्रवात था, डायने नामक चक्रवात था, उसके लिए चलाया गया था, ठीक। और इसके लिए कौन सा पोत भेजा गया था? तो INS ऐरावत। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन सा पोत था जो कि राहत सामग्री लेकर पहुंचा था? तो INS ऐरावत। ऐरावत किसका नाम था? इंद्र के हाथी का। देखिए, एक बात और कर लेते हैं कि मेडागास्कर जो द्वीप है, इसके जो प्रथम राष्ट्रपति थे दौरा करने वाले, वो रामनाथ कोविंद जी थे। उन्होंने 2018 में मेडागास्कर द्वीप का दौरा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ठीक। कौन? रामनाथ कोविंद जी, ठीक। अब अगला देखते हैं, ऑपरेशन नमस्ते, जो कि बहुत ही चर्चित है। देखिए, ये ऑपरेशन नमस्ते कब चलाएगा? तो अभी हाल ही में चलाएगा। कोविड-19 से लड़ने के लिए भारतीय थल सेना प्रमुख MM नरवणे द्वारा, ठीक। MM नरवणे द्वारा चलाया गया था, जिसे ऑपरेशन नमस्ते नाम दिया गया। देखिए, भारतीय सेना सरकार के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ेगी और इससे जीत हासिल करेगी, ये कहना था MM नरवणे का, जो कि सेना प्रमुख हैं, ठीक। इसके तहत क्या करा जाएगा कि जो भारतीय सेना है वो सरकार की मदद करेगी हर तरह से, चाहे वो क्वारंटाइन के लिए या फिर किसी भी तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारतीय लोगों की मदद करेगी, ठीक। तो इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन नमस्ते नाम दिया, ठीक। क्योंकि नमस्ते इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे देखा होगा आपने कि कोरोना वायरस के चलते लोगों ने हाथ मिलाने से परहेज किया और नमस्ते को अपनाया। और इसके तहत क्या हुआ कि जो भी सैनिक है उनकी छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। तो जो भी सैनिक हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया, ठीक। जिस तरह से जब 2002 में ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था अटल बिहारी के समय में, तब भी सेनाओं की छुट्टियां रद्द की गई थी, उसी प्रकार से इसमें भी सेनाओं की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में चलाया गया ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन नमस्ते किससे संबंधित है? कोरोना वायरस के चलते, ठीक। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में चलाया गया तुरंत। तो देखिए, कोरोना वायरस के चलते विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वहाँ से वतन वापसी के लिए नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, जिसके तहत मालदीव में फंसे हुए 698 से ज़्यादा लोगों को समुद्री मार्ग के रास्ते भारत वापस लाया जाएगा, ठीक। तो कहाँ से? मालदीव से। जो फंसे हुए जो भारतीय लोग हैं, लगभग 698-700 के लमसम, उनको समुद्री मार्ग से भारत वापस लाया जाएगा, जिसके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया है। चलिए, कोरोना वायरस से चलते अगला है वंदे भारत मिशन। ये भी कोरोना वायरस से संबंधित है। देखिए, वंदे भारत मिशन ये क्या है? भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के चलते विदेशियों में फंसे हुए नागरिकों की वतन वापसी कराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन, ठीक। मतलब ये भी जो विदेशी हैं, देखिए उसके तहत आप समुद्री मार्ग से लेकर आते, समुद्र सेतु के तहत समुद्री मार्ग से, ठीक। मगर इसके तहत क्या होगा? एरोप्लेन, हवाई जहाज़ के माध्यम से, हवाई माध्यम से लाया जाएगा। तो ये देखिए, ऑपरेशन कब से कब तक चलाया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ऑपरेशन 7 मई से लेकर 13 मई 7 मई से लेकर 13 मई के दौरान कुल 64 उड़ानें एयर इंडिया के द्वारा भरी जाएंगी। मतलब 64 बार एयर इंडिया जाएगी और उनको लेकर आएगी, भारतीयों को लेकर आएगी। किन देशों के लिए? 12 देशों के लिए। याद
कर लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है कितने देशों के लिए चलाया गया था, कितने देशों से लोगों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था, तो 12 देशों के लिए। कौन कौन से थे 12 देश? अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान में फंसे हुए लगभग 15,000 से ज़्यादा भारतीयों को वापस लाया जाएगा। देखिए, हमने कोरोना वायरस से संबंधित 3 अभियान पढ़े, 3 ऑपरेशन पढ़े। पहले ऑपरेशन नमस्ते, इसमें सेना प्रमुख ने इसकी शुरुआत की है। दूसरा ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसमें मालदीव में जो फंसे हुए हैं उनको समुद्री मार्ग के जरिए भारत लाया जाएगा। और तीसरा वंदे भारत मिशन, इसमें लगभग 12 देश के लोगों को, 12 देश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारत वापस लाया जाएगा, जो कि 7 मई से लेकर 13 मई के दौरान 64 उड़ानें भरी जाएंगी। किस के द्वारा? एयर इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, एयर इंडिया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, अब ये कोरोना वायरस से संबंधित 3 ऑपरेशन जो चलाए गए वो हो चुके हैं। अब हम देखेंगे ऑपरेशन मदद। ये भी ऑपरेशन मदद क्या था? देखिए, केरल में भारतीय नेवी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। केरल राज्य है भारत का, है ना, जहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता दर है। ठीक, तो वहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया। कब? अगस्त 2018 में। आपने देखा होगा बहुत भारी बारिश आई थी, जिससे क्या हुआ था, यहाँ के कुछ डैम थे, इडुक्की डैम या अन्य डैम थे, वहाँ से पानी छोड़ दिया गया था, जिससे पूरा केरल क्या हुआ था, जलमग्न हो गया था। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे हर जगह पानी पानी नज़र आ रहा था। तो इस भीषण तबाही से बचाव के लिए, राहत सामग्री के लिए भारतीय सेना ने 9 अगस्त 2018 को ऑपरेशन मदद चलाया, जो कि 14 दिन तक चला था। ठीक, तो ऑपरेशन मदद किससे संबंधित है? केरल से। केरल में आई हुई बाढ़ की आपदा से बचाव के लिए। ठीक, ये 14 दिन तक चलाया गया था। अगला देखते हैं ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत, देखिए ऑपरेशन राहत 2 बार चलाए गए हैं। तो ऑपरेशन राहत 2013 के बारे में देखेंगे। जब क्या हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि 2013 में उत्तर भारत, खास करके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भीषण बाढ़ से तबाही जो आई थी, उससे बचाने के लिए वायुसेना द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया था। ठीक, इसमें आपने देखा होगा जब केदारनाथ में जो श्रद्धालु फंस गए थे, जो बादल फटे थे, भारी बारिश हुई थी, तब ये ऑपरेशन चलाया गया था, खास करके केदारनाथ के लिए। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन एक बार यूपी पुलिस से पूछा भी जा चुका है कि ऑपरेशन राहत किससे संबंधित था। ठीक, तो याद रखेंगे इसको। और आपने देखा होगा कि देखिए, जब ये राहत चल रही थी तो एक हमारा विमान भी क्रैश हुआ था, जिसके बाद उसमें जितने भी लोग शहीद हुए थे उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई थी। ठीक, अगला देखिए 7वां ऑपरेशन राहत 2015। देखिए, ऑपरेशन राहत पहले 2013 चलाया गया, फिर एक ऑपरेशन और चलाया गया, इसे ऑपरेशन राहत ही नाम दिया गया 2015 में। इसमें क्या होता है, सऊदी अरब और उनके सहयोगियों के सैन्य दखल के दौरान यमन में, देखिए यमन में जो सऊदी अरब के कुछ लोगों ने सैन्य दखल कर दिया था, तो जिसमें क्या हुआ था कि भारतीय लोग फंसे हुए थे। ठीक, यमन में भारतीय लोग फंसे हुए थे, उनको वापसी लाने के लिए चलाया गया था। तो याद रखना, ऑपरेशन राहत 2015 किसके द्वारा? जो यमन में फंसे हुए भारतीयों को वापस सुरक्षित वतन लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। देखिए, इस ऑपरेशन को लगभग 11 दिनों तक चलाया गया, जिसमें 4000 से अधिक भारतीय लोगों को सुरक्षित वापस अपने देश लाया गया था। चलिए अगला देखते हैं, ऑपरेशन मैत्री किससे संबंधित है। देखिए, आप लोगों को याद होगा कि ऑपरेशन मैत्री नेपाल के लिए चलाया गया था, जब नेपाल में भूकंप आया था, जिससे बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए थे और भूकंप से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उतनी समय भारतीय सेना द्वारा, ठीक, भारतीय सरकार द्वारा, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था उसकी मदद के लिए ऑपरेशन मैत्री। ठीक, देखिए 2015 में नेपाल में आए भूकंप से बचाव और राहत के लिए अभियान 26 अप्रैल 2015 को भारत गोरखा रेजिमेंट द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय गोरखा रेजिमेंट द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन मैत्री रखा गया था। चलिए अगला देखते हैं, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। देखिए, वो ऑपरेशन मैत्री था, ये समुद्र मैत्री अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया के मध्य सुलावेसी प्रांत, जो इंडोनेशिया में पड़ता है, वहाँ पे क्या हुआ था, भूकंप व सुनामी आई थी। ठीक, तो उससे पीड़ित लोगों के राहत के लिए, सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री की शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा। ठीक, इस ऑपरेशन में भारत की तरफ से 2 विमान, 3 पोत भेजे गए थे, जो कि राहत सामग्री से सुसज्जित थे, भरे हुए थे। ठीक, उस समय इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे, कौन थे, जोको विडोडो। ठीक, उनके समय ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था,
ऑपरेशन समुद्र मैत्री किससे संबंधित? इंडोनेशिया से। याद रखेंगे, ऑपरेशन समुद्र मैत्री किसके लिए चलाया गया था? इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया के लिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ऑपरेशन मेघदूत वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑपरेशन मेघदूत जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के बाद, है ना, जो चलाया गया था भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा। मतलब देखिए जो सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर, देखिए जम्मू कश्मीर का ऊपरी सिरा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, वहाँ पे रहने के लिए जीवन नहीं है। ठीक है, फिर भी वहाँ पे क्या हुआ था कि पाकिस्तान वहाँ पे कब्जा करना चाहता था, क्योंकि वहाँ से क्या है कि चीन और ऑक्साई चीन और पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लेता जो हमारा ग्लेशियर था सियाचिन, तो ये चीन से सीधा संपर्क स्थापित कर सकता था। ठीक, तो उसीलिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम ऑपरेशन मेघदूत रखा था। इसके तहत पाकिस्तान की सेना को वहाँ से खदेड़ा गया। ठीक, वहाँ पे युद्ध हुए, उनको खदेड़ा गया। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता है भारत सरकार का, अभी भी वहाँ पे सैनिक तैनात रहते हैं हमेशा। ठीक, तो ये देखिए ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो सियाचिन ग्लेशियर से। एक चीज़ और याद रखेंगे कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया था। ठीक, ये विश्व का सबसे ऊंचा, देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ही सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध यहाँ पे हुआ है। ठीक, कितनी ऊंचाई है? 22,143 फीट या 6,749 मीटर, और सबसे ठंडा भी युद्ध स्थल है। ठीक, सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध स्थल माना जाता है। चलिए ऑपरेशन राजीव भी इसी से संबंधित है, जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित ऑपरेशन राजीव भी चलाया गया था। अगला देखते हैं ऑपरेशन पोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इस बार यूपीएसआई के पेपर में पूछा जा चुका है, यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है। देखिए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे ऑपरेशन पोलो के बारे में। देखिए जब हैदराबाद के अंतिम निजाम, क्या नाम था उनका? ओस्मान अली खान आरिफ, जब भारत आज़ाद हुआ था तो 3 राज्य थे जो कि भारत में मिलने से मना कर रहे थे। पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, तीसरा कौन सा? जम्मू कश्मीर। ठीक, तो 3 राज्य क्या थे? भारत में मिलने से मना कर रहे थे, वो अपना एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। तो उसमें से हैदराबाद था, जिसके निजाम थे कौन? उस्मान अली खान आरिफ। इन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया और क्या किया कि उस्मान जो निजाम थे उन्होंने 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। ठीक, हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत को लगा कि अगर ये पाकिस्तान में मिल जाएगा, क्योंकि ये मुस्लिम थे तो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव था, तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हैदराबाद अगर भारत के अंदर पड़ता है, अगर इसमें पाकिस्तान कब्जा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तब जो हमारे आयरन मैन थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद पर हमला कर दिया और 17 सितंबर 1948 की शाम को हैदराबाद की सेना ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए और अपनी हार मान ली, जिसके तहत भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया। ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम पोलो रखा गया और इसके तहत ही भारत में हैदराबाद का विलय किया गया। तो भारत पूछा जा सकता है कि हैदराबाद का विलय भारत में किस ऑपरेशन के द्वारा किया गया? तो पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाया गया। अब इस बात कर लेते हैं इस ऑपरेशन का नाम पोलो क्यों रखा गया। देखिए ऑपरेशन पोलो इसलिए रखा गया क्योंकि हैदराबाद में विश्व में सबसे ज़्यादा 17 पोलो के मैदान थे। यहाँ पोलो एक खेल होता है जिसके मैदान सबसे ज़्यादा हैदराबाद में थे, तो इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम पोलो रखा गया। ठीक, ये हमने बता दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की द्वारा पुलिस कार्रवाई की गई है ना, जिसके तहत हैदराबाद को भारत में विलय किया गया, जिसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीएसआई में और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए अब आगे देखते। देखिए 3 राज्य हमने बताया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, इनको जरूर याद रखना कि कौन से किस तरीके से किसको मिलाएगा। 3 राज्य थे जो कि भारत में मिलने से मना कर रहे थे। पहला हैदराबाद, जिसके बारे में हमने देखा किसके द्वारा, पुलिस कार्रवाई या सेना कार्रवाई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाकर, ऑपरेशन पोलो चलाकर इसे भारत में जबरदस्ती मिलाया गया। जूनागढ़ था, जूनागढ़ भी मिलने से मना कर रहा था, ये लगभग ये आपका गुजरात के आसपास पड़ता है। ठीक, तो ये भी मिलने से मना कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जनमत संग्रह करवा गया था, मतलब वोटिंग टाइप का करवा गया था, कितने लोग मिलना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों ने भारत में मिलने के पक्ष में वोट दिए थे, तो उसके तहत जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिला लिया गया था। किसको? जूनागढ़ को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जूनागढ़ को भारत में किसके द्वारा मिलाया गया, तो जनमत संग्रह द्वारा। ठीक, अब अगला है
जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर भी मिलने से मना कर रहा था। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हरि सिंह होते हैं राजा, तो पाकिस्तान के कबीले जो होते हैं वो इस पर आक्रमण कर देते हैं, तो ये बचने के लिए भारत के पास आते हैं। फिर भारत के पास आते हैं तो भारत क्या करता है, इनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेता कि आप स्वेच्छा से लिखो कि हाँ हम आपके भारत में मिलना चाहते हैं। तो उसके तहत इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसको मिलाया गया था। तो जम्मू कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न अंग है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं ऑपरेशन विजय। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन विजय, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ऑपरेशन विजय भी एक महत्वपूर्ण है 1961 वाला। ठीक, देखिए इसके तहत क्या होता है, गोवा दमन द्वीप को पुर्तगाली से मुक्त कराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो गोवा व दमन द्वीप से संबंधित है। इसको भारत में मिलाया गया था। ठीक, देखिए 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना गोवा में प्रवेश करती और 36 घंटे की आक्रामक कार्रवाई के बाद पुर्तगालियों द्वारा 19 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। तो 19 दिसंबर को पुर्तगाली क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक, तो इसे पुर्तगालियों से जीतने के बाद गोवा को राष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है गोवा को पुर्तगालियों से जीतने के बाद। फिर 23 मई को, वेरी इंपॉर्टेंट, 23 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया जाता है, 25वां राज्य का दर्जा दिया जाता है। और दमन दीव को भी यहीं से सही रूप से पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 30 मई 1987 को ही दे दिया जाता है। तो दमन द्वीप को भी और गोवा को पूर्ण राज्य दर्जा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 30 मई 1987 को दिया जाता है। ये डेट याद रखना, कब, 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य बनाया था। अब अगर हम गोवा की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले देखिए गोवा एक ऐसा राज्य है, पूछ लेते हैं कि जिस पर कभी अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ। ठीक, और सबसे पहले ये क्या होता है, सबसे पहले ये गुलाम होता है और सबसे बाद में ये गुलामी से आज़ाद होता है। ठीक, क्योंकि देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं भारत में, और ये भी पूछ लेते कई बार कि सबसे पहले कौन भारत आता है और सबसे बाद में कौन जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे बाद में पुर्तगाली भारत को छोड़कर जाते हैं, तो उनका गोवा पे अधिकार होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछाते हैं। तो पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में भारत आते हैं। वास्को डी गामा का आपने नाम सुना होगा। ठीक, वास्को डी गामा आता है और 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में याद रखना, 1510 ईस्वी में जो अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क था, अल्फ्रांसो अल्बुकर्क, इसने क्या किया था कि विजयनगर के राजा जो सम्राट थे उनकी सहायता से गोवा को जीता था। कब जीता था गोवा को, 1510 ईस्वी में अल्फ्रांसो अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। ठीक, कि 1530 में एक पुर्तगाली गवर्नर थे। ठीक, उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाई थी। क्या नाम था, नीनो डी कुन्हा, इनका नाम था नीनो डी कुन्हा, एक मिनट, नीनो डी कुन्हा इनका नाम था, जिन्होंने 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, फिर क्या होता है कि 19 दिसंबर, जो कि हमने बताया कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ाद किया जाता है, मुक्त करा दिया जाता है पुर्तगालियों से, और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा और दमन द्वीप को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं गोवा की राजधानी क्या है। तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। और यहाँ की भाषा कौन सी है, कोंकणी यहाँ की भाषा है। और यहाँ के सीएम कौन है, देखिए यहाँ के बहुत सबसे अच्छे सीएम थे मनोहर पार्शिकर, जिनकी मृत्यु के बाद गोवा में मनोहर पार्शिकर की मृत्यु के बाद प्रमोद सावंत को इसका सीएम बनाया था, प्रमोद सावंत को। और यहाँ के गवर्नर कौन है, हाल ही में सत्यपाल मलिक, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के थे। ठीक, तो इनको 2019 में जम्मू कश्मीर से हटा करके यहाँ का राज्यपाल बनाया गया। तो चलिए ये थे गोवा से संबंधित कुछ तथ्य, आई होप आपको समझ में आएंगे। चलिए अब ऑपरेशन विजय के बारे में, दूसरा जो ऑपरेशन विजय चला गया था 1999 में। देखिए ये ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था, जब ऑपरेशन ये कारगिल युद्ध हुआ था तो उसमें जो पाकिस्तानी घुसपैठिया थे उनको खदेड़ने के लिए मई और जून के बीच 1999 में चलाया गया ऑपरेशन था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय, तो उन्होंने पाकिस्तान घुसपैठियों को यहाँ से खदेड़ने के लिए चलाया था ऑपरेशन, जिसका नाम दिया था ऑपरेशन विजय, और ये सक्सेस हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, और ये जो ऑपरेशन विजय हुआ था ये परमाणु बम बनाने के बाद, जबकि ये पहला युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच। देखिए 3 युद्ध हुए थे, है ना, तो उसमें पहला युद्ध था जिसमें कि पाकिस्तान और भारत दोनों के पास परमाणु बम थे। ठीक, हालांकि यूज किसी ने नहीं किया था, मगर ये क्वेश्चन जानना अनिवार्य है कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें दोनों क्या हुए थे, परमाणु शक्ति से सुसज्जित थे, है ना।
चलिए ऑपरेशन पाइथन क्या था। देखिए ऑपरेशन पाइथन भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 में, जब बांग्लादेश को आज़ाद किया जाता है ना, बांग्लादेश को एक अलग देश बना दिया जाता है ना, पूर्वी पाकिस्तान को काट के बांग्लादेश बना देता ना, तो उस समय के युद्ध के दौरान एक ऑपरेशन पाइथन चलाया गया था। इसमें क्या होता, भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन पाइथन के तहत 8 दिसंबर 1971 को कराची पर हमला किया गया। कब? 8 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन पाइथन के तहत कराची पर हमला किया गया था। इस हमले में 3 मिसाइलें INS निपट, INS निर्घट और INS वीर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, तो ये था। अब ऑपरेशन ट्राइडेंट देखते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था? देखिए 1971 में ही उसी समय भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान के बंदरगाह कराची था, वहाँ नौसेना द्वारा शुरू किया गया आक्रामक अभियान था। देखिए नौसेना प्रमुख SM नंदा ने इसका प्लान बनाया था और इस टास्क की जिम्मेदारी 25वीं स्क्वाड्रन कमांडर बबरू भान यादव को सौंपी गई थी। ठीक, उन्होंने क्या किया था, 4 दिसंबर 1971 को नौसेना के जो कराची में उनका नौसेना का हेड ऑफिस था ना, हेडक्वार्टर था, वहाँ पे पहला हमला किया था। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ठीक, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत। चलिए अगला देखते हैं ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम किससे संबंधित है? देखिए दिसंबर 2001 में संसद पर हुए हमला के दौरान ये सेना द्वारा चलाया गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। देखिए इसमें हुआ क्या था कि जब 2001 में हमला हुआ था संसद पे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने आदेश दे दिए थे कि जो दिसंबर 2001 में इस जो ऑपरेशन पराक्रम था, इसके तहत क्या हुआ था कि सारी फोर्स, लगभग बहुत सारी फोर्स भारत ने LOC पर खड़ी कर दी थी, जिससे पाकिस्तान क्या था, डर गया था। तो दोनों देश की सेनाएं क्या थी, और इसी LIC पर खड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा था, तो ये ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें भी क्या किया गया था कि भारतीय सैनिकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था, जैसे अभी हाल ही में ऑपरेशन नमस्ते के द्वारा किया गया है। चलिए ऑपरेशन कैक्टस क्या था, ये भी देख लेते हैं। यह भारतीय सेना के द्वारा 1988 में मालदीव में श्रीलंकाई आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन था। देखिए श्रीलंकाई आतंकवादी जो थे, लिप्टे थे, वो मालदीव में कब्जा कर रहे थे कुछ, है ना, आतंकी गतिविधियों, तो उसके द्वारा भारत से मदद मांगी गई थी, तो ये ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। देखिए जो पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईगल, जिसे लिट्टे बोलते हैं, ने करीब 200 श्रीलंकाई आतंकवादियों ने 1988 में मालदीव पर हमला कर दिया था। ठीक, तो भारतीय सेना के पैरासूट ब्रिगेड के करीब 300 जवानों को 3 नवंबर 1988 को ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा के नेतृत्व में भेजा गया था। ठीक, यह अभियान, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि यह अभियान विदेशी धरती पर आज़ादी के बाद पहला सैन्य अभियान था। मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद विदेशी धरती पर भारत का ये पहला सैन्य अभियान था। ठीक, जिसे ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया। कैक्टस, अब ऑपरेशन कैक्टस किससे संबंधित है? मालदीव से। ठीक, चलिए अगला देखते हैं ऑपरेशन सुकून, ये किससे संबंधित है? देखिए इंडियन नेवी ने 2006 में भारतीय, श्रीलंकाई और नेपाली तीनों देश के नागरिक, अपने खुद के देश और श्रीलंका के और नेपाल के तीनों देश के नागरिकों को युद्धग्रस्त देश लेबनान से निकालने के लिए चलाया गया था। किस देश के लिए? लेबनान से निकालने के लिए भारतीय, श्रीलंकाई और नेपाली तीनों देश के नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान था भारतीय नेवी द्वारा। इसमें कुल 2280 लोगों को निकाला गया था, तो इसे ऑपरेशन सुकून नाम दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं 20वां ऑपरेशन, ऑपरेशन पवन, ये किससे संबंधित था? देखिए 11 अक्टूबर 1987 को भारतीय सेना ने श्रीलंका के जाफना को लिट्टे के कब्जे से मुक्त कराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। देखिए लिट्टे क्या थे? एक आतंकवादी समूह के थे, लगभग आतंकवादी तो नहीं कह सकते, मगर ये आतंकवादी जैसे थे, क्योंकि देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जब श्रीलंका में क्या थे, 2 समुदाय के लोग रहते थे। ठीक, एक तमिल थे, जो कि, और दूसरे थे सिंघल। तो सिंघल जो थे, जो सिंघली, ठीक, सिंघली का थे, इनकी सरकार थी, तो तमिल पे क्या थोड़ा बहुत अत्याचार होते थे, उनको ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, तो इन्होंने एक अपनी आतंकवादी पार्टी बना ली जिसको लिट्टे बोलते हैं। ठीक है, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईगल, ये लिट्टे का फुल फॉर्म है। तो तमिल लोगों ने अपने हक के लिए एक पार्टी बना ली थी, जिसके द्वारा वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा युद्ध करते रहते थे, प्रताड़ित करते थे, है ना, तो उस लिए। ठीक, क्योंकि इनके अधिकार को अनसुना किया जाता था, क्योंकि सिंघली वहाँ पे सत्ता में थे। ठीक, तो ये तमिलनाडु, इनका मूल स्थान अपने देश के तमिलनाडु से ही था लगभग। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो 11 अक्टूबर 1987 को भारतीय सेना ने श्रीलंका के जाफना को लिट्टे के कब्जे से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। ठीक, इसकी भूमिका देखिए ऐसे नहीं कर दिया। देखिए इसके तहत क्या होता है, भारत और श्रीलंका के बीच क्या होता है, एक समझौता हुआ था
29 जुलाई 1987 को समझौता हुआ था किसके किसके बीच? भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी व श्रीलंका के राष्ट्रपति थे तत्काल के JR जयवर्धने के बीच हुआ था। ठीक, तो उसके तहत ये ऑपरेशन पवन चलाया गया था। देखिए, ऑपरेशन राजीव गांधी ने लिट्टो के खिलाफ बहुत ज़्यादा ऑपरेशन चलाए थे, इसीलिए लिट्टे इनको मारना चाहते थे। ठीक, और लिट्टो को कामयाबी भी मिलती है कि इनको जब श्री परमबदूर में इनकी मृत्यु होती है मानव बम के द्वारा, वो कहीं ना कहीं उसमें लिट्टे का ही हाथ होता है। ठीक, तो ये ऑपरेशन पवन चलाया गया था किसके द्वारा? किसके खिलाफ? लिट्टो के खिलाफ श्रीलंका में। ठीक, भारतीय सेना के द्वारा। और उस समय कौन से प्रधानमंत्री? राजीव गांधी जी। ठीक, अब ऑपरेशन ब्लू स्टार देखते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ब्लू स्टार, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक, किस स्वर्ण मंदिर पर जो एक पंजाब घटना होती है जहाँ पे एक कुछ समुदाय के लोग थे जो कि खालिस्तान, एक अलग अपना राज्य बनाना चाहते थे खालिस्तान के नाम से। उन्होंने क्या किया था कि स्वर्ण मंदिर पर पूरा घेराबंदी कर ली थी, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक, तो स्वर्ण मंदिर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले, ठीक, उनका नाम था जनरल सिंह भिंडरावाले, उनके समर्थकों से मुक्त कराया गया था। ठीक, तो उन्होंने इस पर चारों तरफ से घेर लिया था और वो चाहते थे कि हमें अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, खालिस्तान। तो उस समय भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था जो कि पंजाब में चलाया गया था। उसके तहत स्वर्ण मंदिर को मुक्त मतलब कि छुड़वाया गया था और वहाँ पे ऐसी गतिविधियों को विराम लगाया गया था। ऑपरेशन चेकमेट, 22वां ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन चेकमेट 1988 में भारतीय शांति रक्षा सेना द्वारा लिट्टो के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन था। ठीक, देखिए, लिट्टो के खिलाफ बहुत सारे ऑपरेशन किसने चलाए थे? हमने बताया किसने चलाए थे? राजीव गांधी ने। जैसे देखिए, राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1951 में 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर, है ना, में लिट्टो द्वारा क्या होता है कि ये जाते हैं सभा में, तो एक औरत होती है जो कि मानव बम लगा के इनसे मिलती है और उसी समय ब्लास्ट होता है जिससे राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं, ऑपरेशन ऑल आउट। ये ऑपरेशन ऑल आउट क्या है? देखिए, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया भारतीय सैनिकों द्वारा चलाया गया। इसमें क्या है कि सभी आतंकवादियों को चुन के मारने के लिए, उनका सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। ठीक, तो ये ऑपरेशन थे कुछ। अब देखिए, हम कुछ ऑपरेशन जो कि सैनिकों से संबंधित नहीं है हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं, आपको बताना है इनसे संबंधित, अगर इनके बारे में आप कुछ जानते हो। अगर नहीं जानते हो, आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट पे पूछ सकते हो। ठीक, तो पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन फ्लड, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सैन्य कार्यवाही से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी शिक्षा क्रांति से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो 1986-87 में चलाया गया, ये किससे संबंधित था? और तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए ऑपरेशन ग्रीन जो कि हाल ही में चलाया गया था। ठीक, इसमें अरुण जेटली द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन ग्रीन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति को बढ़ावा देना। दूसरा, आलू प्याज टमाटर को संरक्षित कर उनकी आपूर्ति को बढ़ाना। तीसरा, पशुपालन के लिए चारागाह उपलब्ध कराना। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को, ठीक, तो जिससे कि आप तक इसके नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।